आज हम पैरासाइट पार्ट 2 मूवी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो मैं ऊपर आई बटन में ऐड कर रहा हूँ, पहले आप जाकर उसे देख लें। तो जिन्होंने पार्ट 1 देख लिया है उनके लिए शुरू करते हैं पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां अब पुलिस को भी पैरासाइट्स के बारे में पता चल चुका होता है कि वही इंसानों को मारकर खा रहे होते हैं। हम देखते हैं कि पुलिस एक आदमी को जेल से एक स्पेशल काम के लिए बाहर लेकर आती है। इस क्रिमिनल का नाम होता है उरुगामी, और उरुगामी एक साइको सीरियल किलर होता है। उरुगामी में कुछ पावर्स होती है जिससे वो पैरासाइट्स को आसानी से डिटेक्ट कर लेता है, इसीलिए पुलिस ने उसे पैरासाइट्स को पहचानने के लिए जेल से बाहर निकाला होता है। इसके बाद पुलिस उरुगामी के सामने कुछ सस्पेक्ट्स को लाती है ताकि उरुगामी उनमें से पैरासाइट को पहचान सके, लेकिन उरुगामी उन सभी को नॉर्मल ह्यूमन बताता है। इसके बाद उरुगामी के सामने शिंची को लाया जाता है, जिसे देखकर उरुगामी सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसे शिंची नॉर्मल ह्यूमन से अलग लग रहा होता है। लेकिन मीगी ने शिंची के ब्रेन को कंट्रोल नहीं किया होता है, इसीलिए वो पैरासाइट की प्रेजेंस को नहीं पहचान पाता और शिंची को भी एक नॉर्मल ह्यूमन ही बता देता है, लेकिन उसे शिंची पर शक हो जाता है। इसके बाद सीन शिंची और मीगी पर शिफ्ट होता है, जहां मीगी शिंची को बताता है कि उसके आसपास कोई पैरासाइट है। इसके बाद शिंची उस पैरासाइट को ढूंढते हुए एक बिल्डिंग पे पहुंच जाता है। वहां पर वो एक पैरासाइट को एक इंसान को खाते हुए देखता है। जैसे ही वो पैरासाइट शिंची को देखता है, वो शिंची पर अटैक कर देता है। दोनों के बीच फाइट होती है और लास्ट में शिंची उस पैरासाइट को मार गिराता है। यहाँ हमें पता चलता है कि शिंची अब एक एक करके पैरासाइट्स को मार रहा होता है, क्योंकि मूवी के पार्ट 1 में उसने एक प्रॉमिस किया था कि वो एक एक करके सभी पैरासाइट्स को खत्म कर देगा। इसके बाद सीन एक डरे हुए आदमी पर शिफ्ट होता है। ये वही आदमी है जिसे हमने पार्ट 1 में शिंची की जासूसी करते हुए देखा था, और इसने शिंची को एक पैरासाइट के रूप में देख लिया होता है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा डर गया होता है। इस आदमी का नाम होता है शीरो। इसके बाद सीन मेयर पर शिफ्ट होता है, जो कि इलेक्शन जीतने के बाद पैरासाइट्स का एक ग्रुप बना चुका होता है। वहाँ पर हम तमाया को भी देखते हैं, जो कि अब एक नॉर्मल ह्यूमन चाइल्ड को जन्म दे चुकी होती है। वहाँ मेयर तमाया से कहता है कि शिंची पैरासाइट्स को एक एक करके मार रहा है और वो अब उनके लिए एक प्रॉब्लम बन चुका है। मेयर तमाया को सजेस्ट करता है कि उन्हें शिंची को मार देना चाहिए, जिस पर तमाया मेयर से कहती है कि शिंची और मीगी एक बहुत ही यूनिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और वो उन्हें स्टडी करना चाहती है। साथ ही हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि शीरो को भी तमाया ने ही हायर किया होता है ताकि वो शिंची की जासूसी कर सके, क्योंकि शीरो एक नॉर्मल ह्यूमन है जिसे मीगी भी डिटेक्ट नहीं कर सकता है। इसके बाद सीन शीरो और तमाया पर शिफ्ट होता है, जहां शीरो तमाया से कहता है कि उन्हें शिंची के बारे में पुलिस को बता देना चाहिए कि वो एक पैरासाइट है। दरअसल शीरो को ये बात पता नहीं होती कि तमाया खुद एक पैरासाइट है। तमाया शीरो से कहती है कि अगर वो पुलिस को शिंची के बारे में बताएंगे तो उन्हें जान का खतरा हो सकता है। इसके बाद हमें शिंची को दिखाया जाता है, जिसे शक होता है कि शायद उसका कोई पीछा कर रहा है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद वो शीरो को पकड़ लेते हैं, जिस पर शीरो शिंची को सरेंडर करने को बोलता है। यहाँ पर शिंची उससे पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे, जिस पर शीरो उसे बताता है कि एक औरत ने उसे शिंची का पीछा करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। दरअसल तमाया ने शीरो को अपना असली नाम नहीं बताया था, लेकिन शीरो की बातों से शिंची समझ जाता है कि ये काम और किसी का नहीं बल्कि तमाया का ही है। इसके बाद शिंची तमाया से मिलने जाता है। वहाँ वो तमाया से कहता है कि तुम्हें हमारे मामले में इंसानों को शामिल नहीं करना चाहिए, जिस पर तमाया उसे कहती है कि तुम्हें भी केवल अपने बदले को पूरा करने के लिए पैरासाइट्स को नहीं मारना चाहिए। पैरासाइट्स अभी इस दुनिया के लिए नए हैं, पर वो उन्हें धीरे धीरे बिना इंसानों को नुकसान पहुंचाए जीना सिखा देगी। लेकिन शिंची उसकी बातों पर कोई खास ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो पैरासाइट्स से नफरत करता है। इसके बाद शिंची शीरो के पास आता है और उसे एक टेप रिकॉर्डर देता है। दरअसल उसने अपनी और तमाया के बीच हुई सारी बातों को सबूत के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया होता है। इसके बाद वो शीरो से कहता है कि तमाया बहुत ही खतरनाक पैरासाइट है, जैसे ही तुम्हारा काम खत्म होगा वो तुम्हें भी मार देगी। वो शीरो को शहर छोड़कर कहीं दूर जाने की सलाह भी देता है, लेकिन शीरो कहीं ना कहीं अब तमाया को पसंद करने लगा था, इसीलिए वो शीरो की बात नहीं मानता। इसके बाद शीरो मेयर का इंटरव्यू लेने जाता है और चुपके से एक रिकॉर्डर को मेयर की डेस्क के नीचे छुपा देता है ताकि मेयर के खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठा कर सके। लेकिन वो रिकॉर्डर शीरो के जाने के बाद मेयर को मिल जाता है, इसीलिए मेयर एक पैरासाइट को शीरो को ख़त्म करने के लिए उसके घर भेजता है, क्योंकि शीरो उनके लिए अब एक खतरा बन सकता है। जब वो पैरासाइट शीरो के घर पहुंचता है तो वहाँ शीरो नहीं होता, लेकिन वहाँ शीरो की इकलौती बेटी होती है, जिसे वो पैरासाइट मार देता है। जब शीरो घर पहुंचता है तो उसे अपनी बेटी मरी हुई मिलती है, जिससे उसे बहुत दुख होता है। साथ ही उसे तमाया पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये काम तमाया ने किया है। इसके बाद सीन शिंची पर शिफ्ट होता है, जिसे अपने आसपास 5 पैरासाइट्स से किलिंग के इंटेंशंस आ रहे होते हैं।
मिगी शिंची को वहाँ से भागने को बोलता है क्योंकि वो एक साथ 5-5 पैरासाइट से नहीं लड़ सकता। शिंची वहाँ से भागता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वो पैरासाइट शिंची को ढूंढ लेता है। शिंची को 5 पैरासाइट्स की प्रेजेंस महसूस होती है, लेकिन वहाँ पर केवल एक ही इंसान होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस पैरासाइट का नाम गोटो है और ये वही पैरासाइट है जिसे पार्ट 1 के लास्ट में दिखाया गया था। दरअसल गोटो एक होस्ट में 5 पैरासाइट्स को पोजेस करता है, यानी वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। इसके बाद शिंची और गोटो के बीच फाइट होती है, जहां शिंची बहुत ही चालाकी से उस पैरासाइट का सर धड़ से अलग कर देता है। शिंची को लगता है कि उसने पैरासाइट को मार दिया है और ऐसा सोचकर वो वहां से चला जाता है, लेकिन तभी गोटो का एक दूसरा पैरासाइट उसके सर की जगह पर आ जाता है और जो पैरासाइट उसके सर के रूप में धड़ से अलग हुआ था वो अब गोटो के हाथ का रूप ले लेता है। यहाँ हमें गोटो के बहुत ज़्यादा पावरफुल होने का पता चलता है। इसके बाद सीन तमाया पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो मेयर से आर्ग्यूमेंट कर रही होती है। वो मेयर से बोलती है कि मैंने तुम्हें शीरो और शिंची को नुकसान पहुँचाने से मना किया था, लेकिन फिर भी तुमने उन पर अटैक किया। मेयर बोलता है कि वो पैरासाइट्स के लिए खतरा बन सकते हैं, इसीलिए उन्हें रास्ते से हटाना ज़रूरी है। यहाँ तमाया इंसानों के फेवर में बोल रही होती है। ये बात मेयर को अच्छी नहीं लगती। दरअसल एक इंसान के बच्चे को जन्म देने के बाद तमाया में ह्यूमन इमोशंस भी आ रहे होते हैं, इसीलिए मेयर 3 पैरासाइट्स को तमाया को मारने के लिए भेजता है। लेकिन तमाया उनसे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होती है और वो उन तीनों पैरासाइट्स को एक ही ब्लो में मार देती है। इसके बाद वो अपने घर आती है। वहाँ उसे पता चलता है कि शीरो ने उसके बच्चे को चुरा लिया है और उसे एक पार्क में बुलाने के लिए एक नोट छोड़ा होता है। तमाया को इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। दूसरी तरफ हमें शीरो को दिखाया जाता है, जो पुलिस को कॉल करके मेयर और बाकी पैरासाइट्स की लोकेशन के बारे में बता देता है। इसके बाद वो तमाया के बच्चे के साथ एक जगह पर पहुंचता है। तभी वहाँ तमाया और शिंची भी आ जाते हैं। शिंची शीरो को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन शीरो को उसकी इकलौती बेटी के मरने का बहुत दुख होता है। साथ ही उसे तमाया पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी होता है, इसीलिए वो तमाया के बच्चे को फेंकने लगता है। लेकिन वो बच्चे को फेंक पाए उससे पहले ही तमाया उसे मार देती है और अपने पैरासाइट रूप में आकर अपने बच्चे को बचा लेती है। लेकिन इसी कारण पार्क में मौजूदा पुलिस उसे पैरासाइट रूप में देख लेती है और उस पर बंदूकें तान देती है। इसके बाद सीन सिटी की सेंट्रल बिल्डिंग पर शिफ्ट होता है। दरअसल ये वही लोकेशन है जहां पर शीरो ने पुलिस को पैरासाइट्स के होने के बारे में बताया था। वहां पर एक स्पेशल टास्क फोर्स आती है और वो सभी को चेक करने लगती है। यहाँ पर पुलिस के साथ वो साइको सीरियल किलर उरुगामी भी होता है, ताकि वो भी पैरासाइट्स को पहचान सके। इसके बाद वो एक एक करके पैरासाइट्स को मारते हैं और इसके बाद वो मेयर के पास आते हैं और वो सब मेयर को भी एक पैरासाइट समझकर उसे मार देते हैं। यहाँ उन सबको पता चलता है कि मेयर कोई पैरासाइट नहीं बल्कि एक इंसान था जो कि पैरासाइट्स की बस सर्वाइवल में मदद कर रहा था। इसके बाद वहाँ मौजूद साइको सीरियल किलर उरुगामी हंसने लगता है, क्योंकि पुलिस वालों ने एक इंसान को पैरासाइट समझकर मार दिया होता है। लेकिन थोड़ी ही देर में उरुगामी की हंसी डर में बदल जाती है, क्योंकि उनके पीछे अब गोटो आ चुका होता है। पुलिस गोटो पर फायरिंग करती है, लेकिन गोटो पर उनका कोई असर नहीं होता और वो एक एक करके पुलिस वालों को मारना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हमें तमाया को पार्क में दिखाया जाता है, जो अपने बच्चे को हाथ में लिए खड़ी होती है और पुलिस उसके चारों तरफ बंदूकें ताने खड़ी होती है। यहाँ तमाया को पता चल चुका होता है कि अब वो नहीं बचेगी, इसीलिए वो अपने बच्चे को लेकर शिंची की तरफ बढ़ती है। पुलिस उसे आगे बढ़ने से मना करती है, लेकिन वो नहीं रुकती, तो पुलिस फायरिंग शुरू कर देती है। तमाया खुद को ना बचाकर अपने बच्चे को बचाती है और अपने बच्चे को शिंची को सौंपकर बोलती है कि आज मुझे समझ आ गया कि इंसान होने का असली मतलब क्या है, खुद से ज़्यादा दूसरों की परवाह करना। और ऐसा बोलकर वो वहीं पर गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पर शिंची को भी रोना आ जाता है, क्योंकि उसे यहाँ पर अपनी माँ की याद आती है। दरअसल वो अपनी माँ की मौत पर भी रोया नहीं था, इसीलिए उसके इमोशंस जैसे मानो खत्म ही हो गए थे। आज वो उस बच्चे और तमाया की बातों से उस दर्द को वापस महसूस करता है। इसके बाद पुलिस शिंची को पूछताछ के लिए ले जाने लगती है, लेकिन तभी उन्हें सिटी हॉल से एक अपडेट मिलता है कि एक पैरासाइट ने वहां पर गई पूरी स्पेशल टास्क फोर्स को ख़त्म कर दिया है। इसके बाद शिंची के साथ पुलिस ऑफिसर्स भी सिटी हॉल के पास आते हैं। वहां जब गोटो शिंची को देखता है तो वो उसे मारने के लिए शिंची का पीछा करता है। शिंची अपनी जान बचाने के लिए एक कार में वहां से निकल जाता है, लेकिन रास्ते में गोटो उनकी कार का एक्सीडेंट करवा देता है। शिंची उस एक्सीडेंट में मिगी की मदद से कैसे जैसे करके बच जाता है और जंगल के अंदर भाग जाता है। वहाँ मिगी शिंची से बोलता है कि जब तक मिगी उसके शरीर से अटैच्ड है, गोटो उन्हें सेंस करके ढूंढ सकता है। इसीलिए मिगी शिंची के शरीर से अलग होने का प्लान बनाता है। हालांकि इस प्लान में मिगी की मौत होना निश्चित होता है, लेकिन वो शिंची की जान बचाने के लिए ऐसा करता है। इसके बाद वो शिंची को वहीं पर छुपने को बोलता है, ताकि वो गोटो पर अचानक अटैक कर सके। थोड़ी देर बाद वहाँ गोटो भी आ जाता है
मिगी और शिंची दोनों उस पर अनएक्सपेक्टेड अटैक्स करते हैं, लेकिन गोटो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और वो उन दोनों के अटैक्स को भी रोक देता है। इसके बाद मिगी को ये पता चल जाता है कि वो गोटो को नहीं हरा सकते, इसीलिए वो शिंची को वहाँ से भागने को बोलता है। इसके बाद वो अकेले ही गोटो से फाइट करता है और गोटो थोड़ी ही देर में उसे मार देता है। इस बात से शिंची को बहुत दुख होता है और वो वहाँ से भागकर अपनी गर्लफ्रेंड मुरानो के पास आता है। वहाँ मुरानो शिंची को गले से लगा लेती है। इसके बाद अगली सुबह शिंची देखता है कि उसका हाथ, जो कि मिगी के अलग होने की वजह से कट गया था, वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जब मूवी के पार्ट 1 में मिगी ने शिंची के हर्ट को हील करने के लिए अपनी कुछ सेल्स को उसमें डाल दिया था, इसीलिए अभी भी मिगी का कुछ पार्ट शिंची के अंदर मौजूद होता है, यानी मिगी अभी भी जिंदा है। इस बात से शिंची को बहुत खुशी होती है, लेकिन साथ ही मिगी की मौजूदगी की वजह से गोटो भी अब उन्हें ढूंढ सकता है। इसीलिए शिंची मुरानो से दूर चला जाता है ताकि वो मुरानो को कोई नुकसान ना पहुंचाए। इसके बाद शिंची एक फैक्ट्री में आता है जहां न्यूक्लियर वेस्ट को जलाया जाता है। थोड़ी देर बाद गोटो भी मिगी को सेंस करते हुए वहां पहुंच जाता है। इसके बाद शिंची और गोटो के बीच काफ़ी देर तक फाइट होती है और फाइट के दौरान ही शिंची गोटो के शरीर में एक रोड जैसा कुछ अटैच कर देता है। इसके बाद गोटो शिंची को कहता है कि तुम्हें अब हार मान लेनी चाहिए, मैं तुम्हें और बाकी सभी इंसानों को मार दूंगा और फिर यहाँ केवल पैरासाइट्स ही बचेंगे और मैं उन सब पर राज करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गोटो का शरीर धीरे धीरे टुकड़ों में बंटने लगता है। यहाँ मिगी शिंची को बताता है कि जो रोड उसने गोटो के शरीर में अटैच की थी वो एक रेडियो एक्टिव रोड थी, इसीलिए सारे पैरासाइट्स गोटो के शरीर को छोड़कर अलग होने की कोशिश कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद सारे पैरासाइट्स गोटो के शरीर से अलग हो जाते हैं, जिससे बिना होस्ट के वो सब मर जाते हैं और केवल गोटो का ही पैरासाइट बचा होता है। शिंची गोटो के पैरासाइट को ग्रो होने से पहले ही उठाकर वेस्ट जलाने वाले कंटेनर में फेंक देता है और यहाँ गोटो भी मारा जाता है। इसके बाद कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिगी शिंची से कहता है कि गोटो के साथ फाइट की वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है, जिसे रिपेयर करने के लिए उसे काफ़ी टाइम के लिए हाइबरनेशन में जाना होगा। ऐसा कहकर मिगी एक लंबी नींद में चला जाता है, जिससे शिंची को काफ़ी दुख होता है। अब हमें कुछ दिनों बाद शिंची मुरानो को एक नॉर्मल लाइफ जीते हुए दिखाया जाता है। वो दोनों तमाया के बच्चे से भी मिलने जाते हैं, जिसका अब चाइल्ड केयर फैसिलिटी में बहुत अच्छे से पालन पोषण हो रहा होता है। इसके बाद शिंची मुरानो के लिए जूस लेने चला जाता है। तभी सीरियल किलर उरुगामी, आपको याद हो तो ये वही किलर है जिसमें पैरासाइट्स को सेंस करने की एबिलिटी थी, वो मुरानो को एक बिल्डिंग की छत पर ले जाता है और मुरानो के गले पर चाकू रखकर शिंची से पूछता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि असली मॉन्स्टर तो इंसान है, पैरासाइट्स नहीं। इंसान तो अपने मतलब के लिए किसी को भी मार देता है। मुरानो उरुगामी से बोलती है कि तुम एक असली मॉन्स्टर हो, सारे इंसान नहीं। इस बात से उरुगामी को गुस्सा आता है और वो मुरानो को बिल्डिंग की छत से फेंक देता है। शिंची भागता है और मुरानो के हाथ को पकड़ लेता है। यहाँ मुरानो को पकड़ने में केवल मिगी ही शिंची की मदद कर सकता था, यानी अब मिगी भी वापस शिंची के पास आ चुका है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।